डागुर से पर मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आइएगा आज की कक्षा में आज हम कुछ नया बिंदु प्रारंभ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की चित्रकला। क्या मंडाण है राजस्थानी चित्रकला में, क्या खासियत है राजस्थानी चित्रकला में जिनकी वजह से पूरे विश्व में जानी जाती है, और जिन वजहों से जानी जाती है उन्हीं वजहों में से हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आइएगा मित्रों, आज इसी के बारे में अपन विशद चर्चा करते हैं, राजस्थान की चित्रकला। ध्यान दीजिएगा, इस राजस्थानी चित्रकला में देखा जाए तो एक चित्रकार हुए अपने राजस्थान में जिनका नाम था श्रृंगधर। कौन हुए? श्रृंगधर। और श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार। कब हुए ये? 7वीं सदी में। कब हुए? 7वीं सदी में। अच्छा, 7वीं सदी में श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार राजस्थान में हुआ। इसका उल्लेख किसने किया? इसका उल्लेख करने वाला जो विद्वान था वो था लामा तारानाथ। लामा तारानाथ। लामा तारानाथ था एक तिब्बती यात्री। तिब्बती यात्री, बड़ा विद्वान था, भारत की यात्रा करने आया और इस लामा तारानाथ ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म। ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक है लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। ये लिखने वाले लामा तारानाथ थे। और लामा तारानाथ जो थे एक तिब्बती यात्री थे। और इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है, क्या उल्लेख किया कि 7वीं सदी में श्रृंगधर नाम का एक राजस्थानी चित्रकला का एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। ध्यान देना, राजस्थानी ज्ञात साहित्य से सबसे पहले किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है साहब? श्रृंगधर का। श्रृंगधर कब हुआ? 7वीं सदी में हुआ। ये श्रृंगधर का उल्लेख करने वाला विद्वान कौन? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ कौन था? तिब्बती यात्री। किस तिब्बती यात्री ने श्रृंगधर के नाम का उल्लेख किया है? लामा तारानाथ ने। श्रृंगधर किस सदी में हुआ? 7वीं सदी में हुआ। इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म में। लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म का लेखक कौन? लामा तारानाथ। और इस पुस्तक में राजस्थान के किस चित्रकार के नाम का उल्लेख हुआ है? वो है श्रृंगधर। और श्रृंगधर कब हुआ साहब? श्रृंगधर हुआ हमारे 7वीं शताब्दी में। अब देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला की सारी अपन शैलियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी मारवाड़ शैली है, कैसे नाथद्वारा शैली है, सबकी। लेकिन पहले उसके बारे में उसकी जो आधार है उसको तैयार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। अगर इन विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, ये राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक तो चटक रंगों का प्रयोग। चटक रंगों का प्रयोग यानी कि राजस्थानी चित्रकारों ने अपने चित्रों में डार्क कलर, सुर्ख रंगों का, गहरे रंगों का प्रयोग किया है, हल्के रंगों का प्रयोग नहीं किया। दूसरी जो विशेषता वो है नारी सौंदर्य पर बल। किस पर बल? नारी सौंदर्य पर बल। ज्यादा जोर जिसकी सुंदरता पर दिया गया है वो किस पर दिया गया? नारी की सुंदरता में। जब नारी की सुंदरता बनाएगी तो तीखी तोते की चोंच जैसी नाक,
पतली कमर, उभरा हुआ वक्षस्थल, यानी कि सौंदर्य की यानी कि पराकाष्ठा, पराकाष्ठा से भी आगे इतना सुंदरतापूर्ण अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। सुर्ख रंगों का प्रयोग हुआ है। एक खासियत ऐसा, भावों की प्रधानता, भावों की प्रधानता। नायक या नायिका जो चित्र में बनाया गया है वो उदास है तो चेहरे पर उदासी दिखाई जाएगी। वह मुग्ध है तो चेहरे पर मुग्धता का भाव भी दिखाया जाएगा। यदि वह भयंकर कारुणिक स्थिति में करुणा का भाव भी चेहरे पर दिखाया। जैसा चित्र की कथा का पात्र चुना गया, उसके द्वंद्व कैसा चल रहा है, वैसा का वैसा भाव उसके चेहरे पर मिलेगा। बाहों की, जैसे कोई विरहिणी नारी है जिसका पति परदेश, तो वो उदास दिखाई जाएगी। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों साथ साथ हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, उस समय चहक दिखाई जाएगी उसके चेहरे पर। और एक खासियत है वो है लोक कथाओं का चित्रांकन। फोक स्टोरीज इसमें खूब ली गई हैं, लोक कथाएं। जैसे मान लीजिए ढोला मारू, ढोला मारू राजस्थान की लोक कथा है। मूमल, मूमल राजस्थान की एक लोक कथा है। रामू चंद्रणा एक लोक कथा है। इन लोक कथाओं का चित्रांकन भी, पंचतंत्र है, इनका खूब चित्रांकन हुआ है। लोक कथाएं, लोक कथाओं का चित्रांकन, ये 4 विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया, राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है? चटक रंगों का प्रयोग, नारी सौंदर्य पर बल, प्रकृति सौंदर्य की प्रधानता, लोक कथाओं का चित्रांकन। तो इसका यही होगा, प्रकृति के जो है उनके दृश्यों की प्रधानता कम है, बल्कि जो प्रधानता है वो भावों की प्रधानता है। तो ध्यान देना, राजस्थानी चित्रकला की 4 विशेषताएं, चटक रंगों का प्रयोग, नारी सौंदर्य पर बल, भावों की प्रधानता और लोक कथाओं का चित्रांकन। जो लोक की कथाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर इसमें चित्रांकन किया गया है। देखते हैं आगे। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव। दोस्तों, जब राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव की बात करते हैं तो ध्यान देना, राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम जिसका प्रभाव पड़ा वो पड़ा अजंता शैली का। कौन सी शैली का? अजंता। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर बहुत ही सुंदर चित्रांकन है। वैसा ही चित्रांकन हमारे राजस्थान में भी मिलता है। तो शुरुआत में जो प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर पड़ा वो किस शैली का पड़ा? अजंता शैली का। अच्छा, अजंता शैली के बाद में, इसके बाद में, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको यूं, अजंता शैली के बाद में, अजंता शैली के बाद में इस पर जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा साहब? वो प्रभाव पड़ा ईरानी या फारसी। ईरान ही फारस है, फारसी ईरान है। ईरानी शैली को फारसी शैली का भी कह सकते हैं। बाद में जिसका प्रभाव पड़ा वो है फारसी शैली का। सबसे पहले जिस शैली का पड़ा वो अजंता शैली का, अजंता शैली का बाद में जिसका पड़ा ईरानी या फारसी शैली का। ईरानी या फारसी शैली के बाद, ईरानी या फारसी शैली के बाद जो प्रभाव पड़ा वो कौन सी शैली का पड़ा? मुगल शैली का। कौन सी शैली का? मुगल शैली का। यानी कि राजस्थानी चित्रकला पर 3 शैलियों का प्रभाव दिखाई देते हैं। अजंता शैली का प्रभाव, ईरानी या फारसी शैली का प्रभाव और मुगल शैली का प्रभाव। लेकिन सबसे पहले किस शैली का प्रभाव पड़ा? अजंता शैली का। मध्यकाल में किसका पड़ा? ईरानी या फारसी शैली का। और सबसे अंत में मुगल शैली का। इनमें से अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव, तो बताना मुगल शैली का। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अजंता शैली का, ईरानी शैली का, मुगल शैली का, कंपनी शैली का। तो उत्तर होगा मुगल शैली का। प्रश्न आए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम किस शैली का प्रभाव पड़ा? कंपनी शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली, अजंता शैली। तो अपना उत्तर क्या होगा? अजंता शैली। ये याद रखना, सर्वाधिक प्रभाव।
सर्वाधिक प्रभाव जिस शैली का पड़ा है वो शैली कौन सी है? सर्वाधिक प्रभाव जिस शैली का पड़ा वो किसका है? मुगल शैली का। इसी मुगल शैली का राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। मुगल शैली से पहले ईरानी या फारसी शैली का प्रभाव पड़ा और सबसे पहले जिस शैली का प्रभाव पड़ा वो कौन सी है? अजंता शैली। तो राजस्थानी चित्रकला किन किन शैलियों से प्रभावित है, इसलिए हमें 3 शैलियां याद रखनी। सबसे पहले अजंता शैली, अजंता शैली के बाद में हमें रखना है मुगल शैली, और मुगल शैली, अजंता शैली के बाद में ईरानी शैली, उसके बाद में मुगल शैली। और सर्वाधिक प्रभाव भी जिस शैली का पड़ा वो प्रभाव कौन सी शैली का पड़ा साहब? वो पड़ा हमारे, सबसे अधिक प्रभाव मुगल शैली का। देखते हैं आगे। अब बात आती है साहब राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल। वैसे देखा जाए तो हर शैली का, जैसे मान लीजिए किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल है वो सामत सिंह का समय रहा या नागरीदास का समय रहा। जैसे मान लीजिए नाथद्वारा शैली तो महाराणा राज सिंह का समय रहा। अब संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला शैली की बात करें कि इसका स्वर्णकाल कौन सा रहा, तो अपने को बतानी 17वीं 18वीं सदी। कौन सी सदी? 17वीं 18वीं सदी। अगर पूछ ले किसका शासनकाल, तो हमें बताना है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल। बताइए राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के समय को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। यदि सदी पूछी जाए तो कौन सी? 17वीं 18वीं सदी। किसके अनुसार? यह है साहब काले खंडालवाला के अनुसार। बताइए काले खंडालवाला ने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सी सदी मानी है? मानी है साहब 17वीं 18वीं सदी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक का, किस मुगल बादशाह का स्वर्णकाल का शासनकाल माना जाता है? तो मित्रों अपना उत्तर होगा, वह उत्तर होगा जहांगीर का शासनकाल। और देखते हैं साहब राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला की अगर बात करें तो बताइए राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक किस पक्षी का चित्रांकन हुआ है? तो सर्वाधिक चित्रित जिस पक्षी का चित्रांकन किया गया है वह पक्षी कौन सा है? वह पक्षी है साहब मोर। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक किस पक्षी का चित्रांकन हुआ है? उत्तर क्या दोगे? मोर। मोर आ गया तो मोर से जुड़ी अपन यहीं पर चर्चा करते हैं। मोरों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान की बात करें अपन केवल, राजस्थान में सर्वाधिक किस पक्षी का चित्रांकन किया गया? तो मित्रों आपका उत्तर होना चाहिए सर्वाधिक जिस पक्षी का चित्रांकन किया गया वह पक्षी है मोर। अगर आपको यह पूछ ली जाए कि राजस्थान में मोरों की सर्वाधिक संख्या कितनी है, तो बताइए आप मोरों की सर्वाधिक संख्या क्या? पूरे राजस्थान में जो मोरों की संख्या है वो कितनी है? 6,07,000। 6,07,000। 6-7 मोर हैं साहब। 6-7 मोर मतलब 6,07,000 है। अच्छा मोर की बात कर लें तो सर्वाधिक मोर किस जिले में है? सर्वाधिक मोर जिला पूछ लिया जाए तो किस जिले में बताओगे आप? जोधपुर जिले में। पूरे राजस्थान में संख्या इनकी 6,07,000 है। सर्वाधिक मोरों की संख्या जोधपुर जिले में है। अगर यही ऐसा पूछ लिया जाए कि मोरों का सर्वाधिक घनत्व कहां है? मोरों का सर्वाधिक घनत्व, तो वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो जिले में जोधपुर में, लेकिन
मान लीजिए जोधपुर में 1 किलोमीटर घूमते घूमते आपको 5 मोर मिले, तो एक जगह ऐसी कि 1 किलोमीटर में घूमते घूमते आपको 20 मोर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक वो सीमित दायरा है, पूरे जिले में नहीं है, वो है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य। घनत्व सर्वाधिक बताओगे आप सरिस्का अभयारण्य में। सर्वाधिक मोरों की संख्या जोधपुर जिले में, मोरों की कुल संख्या 6,07,000। और राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक जिस पक्षी का चित्रांकन किया गया वो कौन सा है? मोर। तो अगर मोरों की न्यूनतम संख्या पूछे तो मोरों की सबसे कम संख्या किस जिले में है? तो न्यूनतम संख्या आप किस जिले में बताओगे? न्यूनतम संख्या है साहब चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में मोरों की न्यूनतम संख्या है। ये ध्यान देना। राजस्थान में सर्वाधिक जिस पक्षी का चित्रांकन किया गया है वह पक्षी है मोर। राजस्थान में मोरों की कुल संख्या है 6,07,000। मोरों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो है सरिस्का अभयारण्य में, जबकि सर्वाधिक संख्या है वो है जोधपुर जिले में। कहां पर है? जोधपुर जिले में है। सबसे कम चित्तौड़गढ़ जिले में। घनत्व बताना है अपने को सरिस्का अभयारण्य में सर्वाधिक। अब बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन। भाई शैलियों में इनमें किस प्रकार बांटा गया? तो मित्रों याद रखना, ये सर्वप्रथम कब हुआ? सर्वप्रथम ये हुआ साहब 1916 में। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। बताइए राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। कब किया? 1916 में। और आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन जिस पुस्तक में किया वो एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स भी कहा जाता है। अभी अपन राजस्थानी चित्रकला शब्द काम में लेते हैं, जबकि इस राजस्थानी चित्रकला का जो मूल नाम रहा है वो मूल नाम रहा है राजपूत पेंटिंग्स। और इसी राजपूत पेंटिंग्स के नाम से आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है साहब, उस किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें सबसे पहली बार राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। अब देखते हैं राजस्थानी चित्रकला में जो आधुनिक चित्रकला है, जो भावपूर्ण चित्रकला है, आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, अपन केवल राजस्थान की बात करें, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जो जन्मदाता है वह है कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। दोबारा ध्यान देते हैं। बताइए सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले महापुरुष कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कब किया? 1916 में। यह वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया गया? राजपूत पेंटिंग्स में किया गया। साथ ही यदि हमें पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का जो आधुनिक चित्रकला है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो उत्तर होगा मित्रों, वो माना जाएगा कुंदन लाल मिस्त्री को। अब देखिएगा चित्रकला में जो सर्वाधिक चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं। भित्ति चित्रण। कौन सा चित्रण? भित्ति चित्रण।
इसी भित्ति चित्रण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग ही भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण ही फ्रेस्को पेंटिंग है। देखते हैं क्या है ये। इसकी सीधी सी जो परिभाषा है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? दीवारों पर सुंदर व कलात्मक चित्रण करना। बताइए, दीवारों पर सुंदर व कलात्मक चित्रण जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साहब भित्ति चित्रण कहते हैं। भित्ति चित्रण। अब ध्यान देना, भित्ति चित्रण प्रसिद्ध कहां कहां का है? सबसे प्रसिद्ध है ये शेखावाटी का। शेखावाटी की हवेलियों की जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो देखते ही बनती है साहब। एक है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र। और तीसरा है मेवाड़। लेकिन प्रसिद्ध में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो क्या है? शेखावाटी का भित्ति चित्रण। इसीलिए तो मित्रों शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, शेखावाटी की हवेलियों को कहते हैं भित्ति चित्रण की ओपन आर्ट गैलरी। यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी है वो कहा जाता है शेखावाटी की हवेलियों को, क्योंकि अन्य हवेलियों के, अन्य महलों के अंदर चित्रांकन हुआ है, जबकि शेखावाटी में जो हुआ है वो कहां पर हुआ है? हमेशा दीवारों के बाहर हुआ है। तो आता जाता हर कोई आदमी भी आराम से इसको देख सकता है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं भित्ति चित्रण की। भित्ति चित्रण अंग्रेजी में फ्रेस्को पेंटिंग, एक ही बात है। इसके लिए सबसे फेमस कहां की हवेलियां हैं? शेखावाटी की हवेलियां। इस भित्ति चित्रण इसके जो प्रकार हैं वे प्रकार हैं दो। नंबर एक वो है फ्रेस्को ब्रूनो। क्या है फ्रेस्को ब्रूनो? फ्रेस्को पेंटिंग का एक प्रकार है। इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें क्या करते हैं? गीले पलस्तर पर चित्रांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए दीवारें खड़ी कर ली, मकान बना लिया, लिपाई करते हैं। लिपाई करते ही वो लिपाई सूखी नहीं, वो प्लास्टर सूखा ही नहीं है, उससे पहले ही उस पर कर दिया चित्रांकन, उससे क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो। ध्यान देना, ये सर्वाधिक जिस जगह हुआ वो जगह कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी जगह? शेखावाटी में इसे पणा चढ़ाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पणा चढ़ाना। तो बताइए, फ्रेस्को ब्रूनो के लिए शेखावाटी में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? पणा चढ़ाना। और इसी फ्रेस्को ब्रूनो में इसे आला गीला भी कहते हैं। इसे आला गीला। आला का मतलब भी नम होता है, बिना सूखा हुआ होता है। गीला का मतलब भी बिना सूखा होता है। आला गीला भी कहते हैं। यहां पर दोस्तों अपने को पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। क्या क्या रखोगे? फ्रेस्को ब्रूनो, पणा चढ़ाना, आला गीला, तीनों एक ही है। आला गीला ही पणा चढ़ाना है,
पणा चढ़ाना ही फ्रेस्को ब्रूनो है, फ्रेस्को ब्रूनो ही आला गीला है। इसमें होता क्या है, गीले प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है, यानी कि उसके सूखने से पहले ही चित्रांकन कर दिया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इसको कहा जाता है पणा चढ़ाना। क्या कहते हैं, पणा चढ़ाना। और मित्रों इसके साथ ही इसको एक आला गीला के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, आला गीला, पणा चढ़ाना और फ्रेस्को ब्रूनो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस प्रकार की जब पेंटिंग की जाती है तो इसमें चूना कहां का आता है, राहुली गांव है साहब। और राहुली कहां पड़ता है, टोंक। राहुली टोंक का चूना प्रयोग में लेते हैं। सीमेंट पे नहीं होता, ये चूने पर ही होता है, प्रयोग में लेते हैं। बताइए फ्रेस्को ब्रूनो में कहां का चूना काम आता है, राहुली टोंक का चूना काम आता है। पणा चढ़ाने में कहां का, राहुली टोंक का, और अपने आला गीला में राहुली टोंक का। अब देखा जाए मित्रों तो ये फ्रेस्को ब्रूनो है, मूल रूप से फ्रेस्को ब्रूनो है, कहां की देन है, ये इटली की देन है। कहां की देन है, इटली की देन है। सर्वप्रथम इटली में हुआ और बाद में अपने राजस्थान में भी होने लग गया। तो राजस्थानी चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जो इटली की देन है, वो है फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को ब्रूनो कहां की देन है, इटली की देन है। इटली में इसे आइरस पद्धति भी कहते हैं, ध्यान दे लेना। इटली में इसे किस नाम से जाना जाता है, इटली में इसे आइरस पद्धति। कौन सी पद्धति, आइरस। तो बताइए इटली की आइरस पद्धति से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है, फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को ब्रूनो में कैसे प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है, गीले प्लास्टर पर। शेखावाटी क्षेत्र में इसे पणा चढ़ाना कहते हैं, इसी को राजस्थान में आला गीला भी कहते हैं। जब इस प्रकार की पेंटिंग की जाती है तो चूना कहां का होता है, राहुली टोंक का होता है। फ्रेस्को ब्रूनो इटली की देन है, इटली में इसे आइरस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इटली की आइरस पद्धति से प्रभावित भित्ति चित्रण को राजस्थान में क्या कहते हैं, फ्रेस्को ब्रूनो। प्रकार की बात कर रहे हैं तो देखना इसका दूसरा जो प्रकार है, प्रकार एक देख ही लिया, प्रकार नंबर इसका जो दूसरा है उसका नाम है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको। और इसमें सेको की जगह आप तो सूखो याद रख लेना, फ्रेस्को सेको मतलब सूखो, बस सूखे प्लास्टर पर, सूखे प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों अपन कह सकते हैं कि फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्रण के प्रकार दो हैं। कितने प्रकार हैं, दो। एक को फ्रेस्को ब्रूनो के नाम से जाना जाता है जो इटली की देन है, दूसरे को फ्रेस्को सेको के नाम से जाना जाता है जो कहां की देन है, यह मित्रों जिस जगह की देन है वह फ्रेस्को ब्रूनो इटली की देन है और फ्रेस्को सेको है जो अपनी मूलतः है भारत की ही शैली है। आगे और बात करते हैं भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग। क्या होता है साहब, ध्यान देना। प्रकार अपन ने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखना, ये बिंदु में लिखने जा रहा हूं, ये मैंने पहले बता भी दिया आपको। शेखावाटी की हवेलियों को, शेखावाटी की हवेलियों को भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं,
ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। बताइए, फ्रेस्को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? शेखावाटी की हवेलियों को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। कहां की हवेलियों को भित्ति चित्रण की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं? मेवाड़ की हवेलियों को, हाड़ौती की हवेलियों को, ढूंढाड़ की हवेलियों को, शेखावाटी की हवेलियों को? उत्तर होगा साहब शेखावाटी की हवेलियों का। शेखावाटी की हवेलियों की और विशेषता है, इसमें आम जीवन की झलक देखने को मिलती है। आम जीवन की झलक देखने को मिलती है। इसमें राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि भेड़ चराता हुआ गडरिया, खेत में हल जोतता हुआ किसान, चाकी पीसती हुई औरत, पनगढ़ पर पानी भरती हुई महिलाएं, ऐसे आम जीवन के चित्रण इस शेखावाटी में किए गए हैं। शेखावाटी में भी बात करें तो मित्रों एक जगह मंडावा। मंडावा किस जिले में पड़ता है? झुंझुनू में। मंडावा कहाँ है? झुंझुनू की हवेलियां सबसे फेमस है साहब। भित्ति चित्रण के लिए सबसे फेमस हवेलियां वो कहां की? मंडावा की हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्रण के लिए राजस्थान में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो बताइए, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध हवेलियां किस शहर की? मंडावा की। वैसे तो पूरा शेखावाटी बताना, पर शेखावाटी में भी इंडिविजुअल किसी स्थान की पूछ ली जाए तब अपने को बताना। मंडावा झुंझुनू की जो हवेलियां हैं वे फ्रेस्को पेंटिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है मित्रों। और आएगा फ्रेस्को पेंटिंग से जुड़ी हुई अन्य कुछ बातें और करते हैं, अन्य और बातें करते हैं, तो देखना क्या क्या बातें अपन भित्ति चित्रण के बारे में कर सकते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स, भित्ति चित्रण 2018 में एक बड़ा रोचक हमारे सामने एक तथ्य निकल के आया। 2018 में खुदाई के दौरान गजब का चित्र मिला, और वो भी डायनासोर का। खुदाई के दौरान, ये बिंदु आप नोट करते जाना दोस्तों, 2018 में खुदाई के दौरान श्रीपुरा, कौन सा गांव? श्रीपुरा। ये पड़ता है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा तहसील, जिला कौन सा पड़ेगा? चित्तौड़गढ़ में। पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने, कितने वर्ष पुराने? 75,000 वर्ष पुराने भित्ति चित्र मिले हैं, वर्ष पुराने, और वो भी किसके? डायनासोर के। डायनासोर के भित्ति चित्र मिले। बताइए, राजस्थान में भित्ति चित्रण के सबसे प्राचीन प्रमाण क्या हैं? डायनासोर के चित्र। कितने पुराने हैं? 75,000 वर्ष पुराने। ये मिले कब? 2018 में। कहां से मिले साहब? श्रीपुरा गांव, तहसील रावत भाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में। एक है साहब जगह, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, गरदड़ा। गरदड़ा कहां है? बूंदी में है साहब। गरदड़ा बूंदी से बर्ड राइडर, बर्ड राइडर, पक्षियों की उड़ान, बर्ड राइडर के भित्ति चित्र मिले, बहुत प्राचीन मिले हैं साहब। बर्ड राइडर के भित्ति चित्र मिले। बताइए, राजस्थान में बर्ड राइडर के भित्ति चित्र कहां से प्राप्त हुए? खुदाई के दौरान मिले, गरदड़ा बूंदी से। और एक और जगह है आलनिया। कौन सी जगह है? आलनिया कोटा।
इन सभी जगह पर खुदाई के दौरान हमें चित्र मिले, लेकिन सबसे प्राचीन चित्र मिले वो मिले श्रीपुरा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ से। वो मिले डायनासोर के 75,000 वर्ष पुराने। कब मिले? 2018 में। आलनिया, आलनिया कहाँ है? कोटा। यहां से भी खुदाई के दौरान क्या मिले? भित्ति चित्र। तो बताइए कोटा में भित्ति चित्रों के प्रमाण कहां से मिले? आलनिया कोटा से। बूंदी में गरदड़ा से। किसके चित्र मिले साहब बूंदी गरदड़ा में? बर्ड राइडर के। तो चित्तौड़गढ़ में किसके मिले? डायनासोर के। तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इनको जरूर नोट करें। सबसे प्राचीन 75,000 वर्ष पुराने हमें चित्र मिले हैं, वो चित्र मिले श्रीपुरा गांव, रावतभाटा तहसील, और ये डायनासोर के चित्र हैं जो 2018 में मिले। आलनिया कोटा और गरदड़ा बूंदी के भी भित्ति चित्र हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आज की कक्षा में मित्रों इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे चित्रकला को लेकर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। नमस्कार, राम राम।